सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये वीडियो का पार्ट 2 है, जहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं कि 7 एजेस ऑफ लाइफ विलियम शेक्सपियर के द्वारा। मैंने उसमें आपको पूरा पोएम एक्सप्लेन किया था, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस बार हम जो है लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपने उस पोएम को, आप अपनी बुक खोल के बैठिएगा, जैसे कि आप उस पोएम में लिखा गया था कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेजेस एंड ऑल द मेंस एंड वुमेन मेयरली प्लेयर। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि सारी जो दुनिया है वो एक प्रकार से एक मंच की तरह है, और जितने भी जितने भी व्यक्ति हैं, जितने जो लेडीज हैं, जितने जो मेंस हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो एक प्लेयर की तरीके से हैं। वो एक अपना योग्य प्रदान करने के लिए आए हैं, योग्यता को दर्शाने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो एक स्टेज आप उन लोगों को दी गई है, और जैसा कि उस स्टेज पे क्या है कि दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मेनी पार्ट। जैसा कि उनके लिए आने के लिए, जैसे कि आपने की स्टेज पे देखा होगा, आने के लिए एक रास्ता होता है और एक जाने के लिए एक रास्ता होता है, और सभी एक मनुष्य को जो है वो अपने जीवन काल में कई प्रकार के रोल को अदा करना पड़ता है, कई प्रकार के रोल। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में, एक जो हीरो होता है वो कभी सुपरमैन बन जाता है, कभी बैटमैन हो जाता है, कभी एक लवर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। उसका रोल होता है, हर एक प्रकार का उसके जीवन में एक रोल अदा करना होता है। उसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में कई रोल अदा करना पड़ता है। फिर उन्होंने पहला रोल बताया है कि हिज एक्ट बीइंग 7, उसका जो एक्ट जो उसको करना है, उसको जो मतलब उसको जो रोल मिला है वो 7 रोल उसको मिला है। वो क्या है? पहला कि एट द फर्स्ट स्टेज इन्फेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था इन्फेंसी के बारे में, वैसे ही इस पे लिखा गया कि एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म। पहले वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ही असहाय है, हेल्पलेस है, और वो नर्स की गोद में दूध की उल्टी कर रहा है, वो उमिट कर रहा है, वो अपने थूक को उमिट कर रहा है, वो कई सारी जो भी चीजें होती है। छोटा सा बच्चा जो है, आप उसकी अवस्था को समझ सकते हैं, वो कितना ही असहाय होता है। वो सिर्फ रोने के अलावा जीवन में कुछ नहीं कर पा सकता है उस समय, ना ही वो बोल सकता है, ना ही वो कुछ कर सकता है। फिर उसके बाद लिखा गया है एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय विद द स्केचर एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेसेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आता है एक स्कूल बॉय की तरीके से, जो कि आपने देखा होगा एक स्कूल बॉय जो होता है वो बसता है ऐसे टांग के, धीरे 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 एक स्नेल की भांति चलता है। मतलब वो सोचता है इस प्रकार से कि जैसे कि आज 1 साल बिता दे वो इस सफर में जाते जाते, कि स्कूल की घंटी बज जाए, छुट्टी हो जाए, तब वो जाके स्कूल पहुंचे। वो इस गति से वो चलता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा गया है कि अनविलिंग टू स्कूल। उसके बाद फिर है कि एंड द लवर shine like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। उसके बाद उसका थर्ड स्टेज आता है लवर का। वहां पे क्या होता है कि उस थर्ड स्टेज में वो लवर का जो जब वो आता है, तो वो आपने देखा होगा जहाँ पे चूड़ियां बनती हैं, अमीनाबाद में अगर आप जाएं तो वहां पे चूड़ियां जो बनती हैं वो भट्टी में बनाई जाती हैं, और माना ऐसा जाता है कि जो भट्टी में काम करते हैं वो लोग वो कैंसर पेशेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो परफ्यूम, मतलब जो फ्यूम्स निकलते हैं उन चूड़ियों की भट्टियों से, वो बड़ा ही खराब सा होता है, और उन्हें कोई अच्छा एनवायरमेंट नहीं प्रदान किया जाता है जो लोग चूड़ियां बनाते हैं। तो कितनी आसानी से आप एक चूड़ियों को तोड़ देते हो, उसके पीछे की मेहनत कितनी लगी, आपको ध्यान देना चाहिए सारी चीजों का। तो वो जो है वो एकदम भट्टी की तरह जैसे धधकता हुआ, उसका सीने में एक आग सी धधकती है कि कब वो अपने मिस्ट्रेस से, कब वो अपने लवर से, कब वो अपने जिससे वो प्रेम करता है उससे वो कब जाके उस नायिका से मिल पाए। वो उसके लिए उसके सीने में एक आग सी धधकती रहती है। तो फिर आपको आगे लिखा गया है कि विथ अ वोफुल वेलड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है स्नेडुकी। स्नेडुकी का अर्थ होता है गागर में सागर भरना। जैसे कि वो उसकी आईब्रो की बात की जा रही है, मतलब इसकी बात की जा रही है, वो उस मिस्ट्रेस की आईब्रो को इस कदर लिखता है, जैसे कि मैं बताऊं कि वो उसकी आंखों को झील समान लिखने लगेगा, उसकी चेहरे को चांद सा लिखने लगेगा, उसके चेहरे की नूर के बारे में व्याख्यान करने लगेगा। मतलब वो कुछ ऐसी अजीब सी बातें लिखेगा जो कि हाइपोथेटिकल होंगी, लेकिन वो उसके
प्रेम में इतनी ताकत होगी कि वो एक गजल, उसकी एक आईब्रो पे वो पूरी एक गजल, एक पूरी किताब लिख के खत्म कर सकता है। और यहाँ पे फिर उसका जो है ये स्टेज खत्म होता है, फिर वो नेक्स्ट स्टेज में आता है, जो कि है वो एक सोल्जर का स्टेज है, जहाँ पे वो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्ड लाइक द पार्ट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से एकदम सक्षम रहता है, वो पूरी तरीके से शपथ लिया रहता है कि वो देश की सुरक्षा करेगा। और यहाँ पे एक शब्द देखे होंगे आपने, लिखा गया है मिसनॉमर है वो अपने में। मिसनॉमर का अर्थ होता है कि वो अपने में एक झूठ सी बात है। वो ये है कि बियर्ड लाइक द पार्ट, पार्ट का अर्थ लिपर्ड। लिपर्ड का आपने नाम सुना होगा, चीता। क्या आपने कभी चीते की दाढ़ी देखी है? ऐसी दाढ़ी होती है क्या उसके पास? नहीं होती है ना। इसीलिए यहाँ पे लेकिन वो झूठ लिखा गया है कि बियर्ड लाइक द पार्ट, मतलब एक अलग ही गुरूर में है भाई साहब, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब अलग से धुन में अपने जीवन के अलग सी धुन गाते जा रहे हो। उसके बाद फिर है कि जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। वो अपने जो है वो क्या करता है, वो अपने सोसाइटी में एक बबल रेपुटेशन का अर्थ ये होता है कि मतलब एक झूठी सानो शौकत रुतबा जो कहते हो वो उस सानो शौकत वो उस रुतबे में रहता है। तो आगे हम मूव करते हैं, आगे का पैराग्राफ देखेंगे कि क्या है। तो आगे लिखा गया है कि इवन इन द कैनन्स माउथ एंड द जस्टिस इन द फेयर राउंड वैली विद द गुड कैपॉन लाइन with eyes, serves and beard of former cut। उसका इसमें ये है कि जब भी वो, जैसे वो कोई भी परिस्थिति हो, या तो उसको तोप के गोले में उसको वहां पे उसका सर डाल दिया जाए, तब भी वो जो बंदा है वो जस्टिस के लिए ही लड़ेगा। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेज आती है मिडिल एज की, जहां पे जो पेट होता है वो पेट आपने देखा होगा निकल जाता है लोगों का। उसके बाद वहां पे लिखा गया है कि विद द गुड कैपॉन लाइन। कैपॉन लाइन का अर्थ है कि आप जब पेट उनके देखोगे तो एक लाइन ऐसी, एक धारी सी ऐसे ऐसे रहती है उस पे, जैसे कि इक्वेटर की लाइन होती है ना, वैसे इक्वेटर की लाइन की तरीके से उसके पेट पे कई धारियां होती हैं। उसके बाद फिर उसकी जो आइस होती हैं वो बहुत ही एकदम कह सकते हो एक रूड सी आंखों की तरह, ऐसे एकदम रूड सी उसकी आंखें होती है। उसकी फॉर्मल उसका जो वो होता है बियर्ड, उसका फॉर्मली सेट होता है, कट किया गया रहता है अच्छी तरीके से। और जैसे कि वो जब यूथ में रहता है, जब वो मिडिल एज में रहता है, तब आपने देखा होगा कि इस प्रकार से सारी बर्ताव जो है, उसकी बर्ताव में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद फिर क्या है, फुल ऑफ वाइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस एंड सो ही प्ले हिज पार्ट। मतलब कि उसमें इतनी चालाकियां होती है ना कि बंदे में कहिए ही मत। वो आंखों से ही, आंखों में जो कहते हैं ना इशारा हो गया, वो आंखों से ही कई बातों को कहकर आगे बढ़ जाता है, उसको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर 6th स्टेज जो है वो आता है, वहां पे उसका ओल्ड एज की तरफ वो मूव करता है। तो आपने अपने दादाजी को देखा होगा, उनके आपके जो दादाजी होते हैं उनको चश्मा लग चुका रहता है, वो अब हमारी तरह जींस नहीं पहनते हैं, वो पैंटलून्स में आ जाते हैं, एकदम ढीली ढाली जो कह सकते हो पतलून जो होती है वो ढीली ढाली पतलून पहनने लगते हैं। और उसके बाद वहां पे लिखा गया है विद स्पेक्टिकल्स ऑन द नोज, नोज पे उनकी स्पेक्टिकल्स होती है, एंड पाउच ऑन द साइड। आपने देखा होगा कि लोग फोटो सेल्फी लेते हैं तो कहते हैं पाउट बनाओ, तो वो ये जो यहाँ पे ये जो गड्ढा सा हो जाता है ना, उसको पाउट बोलते हैं। ये एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। उसके बाद फिर क्या होता है, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड एंड वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रिंक संक एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड द चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स। तो इसका यहाँ पे अर्थ ये है कि उसका एकदम पतला सा पैर जो हो जाता है, वो एकदम सिकुड़ा हुआ सा पैर जो है उस पर ढीली ढाली पैजामा सा रहता है, जैसे कि एक हैंगर पे किसी कपड़े को टांग दिया जाता है ना, उसी प्रकार से उसकी जो स्थिति हो जाती है, उसका जो हुलिया हो जाता है, वो इंसान उस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो क्या करता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो धीरे धीरे से पूरी यादाश्त, धीरे धीरे सारी बुढ़ापा जो उसकी यादाश्त को लेते जाती है, और वो एक छोटे बच्चे की तरीके से हो जाता है। उसके बाद आगे ये लिखा गया है कि एंड विस्लिंग इन हिज साउंड, जब भी वो बात करता है तो वो कहता है हाय, इस प्रकार की एक विस्लिंग सी आवाज उसके शब्दों में आने लगती है। एक हमारे अध्यापक थे, जब वो भी इंग्लिश पढ़ाते थे तो उनके भी विस्लिंग आती थी, लेकिन वो ओल्ड एज में नहीं थे।
किसी का वो एक हिसाब से वो इतनी बेहतर इंग्लिश पढ़ाते थे कि आपको वो देख सकते हैं कि इसी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो फिर आगे वो है कि द लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट इन दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज द सेकेंड चाइल्डिश एंड मेयर ओवेलॉन सेंटिथ सेनाइस सेंटेस सेन एवरीथिंग। यहाँ पे ये लिखा गया है ना कि जो ये यहाँ पे ये एकदम से हेल्पलेस हो जाता है बंदे के पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो कुछ कर पाए या कुछ बता पाए या कुछ कह पाए। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया सेन आई सेन टीथ सेन एवरीथिंग। सेन का अर्थ ये है, ये फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट। ना ही उसके पास आंखों से अच्छी तरीके से दिखाई देती है, ना ही उसके पास दांत होता है, ना ही उसके पास टेस्ट होता है जो कि खाने का वो टेस्ट बता सके, ना ही वो मतलब उसके पास कुछ भी नहीं होता है। सारी चीजें उससे छीन ली जाती हैं, भगवान उससे सारी चीजों को छीन लेता है। तो आइए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे। यहाँ पे आपका पोयम खत्म हो गया। अब मैंने आपको इतना शब्द दे दिया है कि अगर आपको उत्तर लिखने के लिए आता है, प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन उत्तर लिख के आएंगे। और जो भी इंग्लिश के वर्ड्स मैंने यूज किए हैं आप भी खोजिए कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स जिसकी मदद से आपकी इंग्लिश इतनी ही बेहतरीन हो जाए। और आगे देखेंगे हम लोग कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो है, जैसे कि आपने वहां पे देखा है कि क्रीपिंग लाइक अ स्नेल का बात किया गया है। यहाँ पे सिमली का प्रयोग किया गया है। जैसे कि सिमली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां हम शब्दों का कंपैरिजन करते हैं। वहां पे कैसे कंपैरिजन करते हैं, लाइक और एस का मदद से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि द men and women are merely player whereas life is portrayed as a stage of life। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। मेटाफर का मतलब है कि एक उसी तरीके से दर्शा देना, मतलब कंपैरिजन कर रहे हो लेकिन लाइक और एस की मदद से नहीं, आज सच में ही बता रहे हो। जैसे मैंने कहा कि वो चीते की तरह दिखता है, लेकिन जब अगर मैंने कह दिया वो चीता ही है तो इसका मतलब वो मेटाफर का मैंने प्रयोग किया है। और यहाँ पे ये शेक्सपियर साहब ने इस्तेमाल कर रखा है। फिर यहाँ पे कई रिपीटिशन का इस्तेमाल किया गया है कि जहां पे आपने देखा होगा सेन एज, सेन टीथ, सेन एवरीथिंग, सेन टेस्ट, ये सब रिपीटिशन तो ही है। तो यहाँ पे रिपीटिशन का भी यूज किया गया है। उसके बाद आगे आप देखोगे तो वहां पे आगे आपको एनाफोरा का देखने को मिलेगा। एनाफोरा का अर्थ ये होता है बेटा कि एनाफोरा में हम कोई बात जब बोलते हैं तो उसमें एंड का प्रयोग करते हैं। तो जब 8th और 9th लाइन आप देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे लिखा गया एंड करके इस्तेमाल किया गया है। फिर नेक्स्ट आपको मैंने जैसे कि बताया था स्नेडुकी के बारे में, गागर में सागर भरने का अर्थ जिसको मैंने आपको कहा था। वहां पे क्या होता है कि जब इसकी हम बात करते हैं तो वहां पे आपको मैंने बताया था वो अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो के बारे में इतना व्याख्यान कर देता है। तो इसका अर्थ यही ना है कि वो गागर में सागर भर रहा है। एक आईब्रो के ऊपर भाई साहब आप अगर एक किताब लिख देते हो, आप पूरी ही बातों को बता देते हो, तो वो गागर में सागर भरने के ही समान है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने देखा होगा एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन आपको जब सेम शब्द को बार बार यूज करते हैं, मतलब सेम वर्ड अक्षर से अगर कोई अल्फाबेट से अगर कोई शब्द वो यूज करते हैं हम लोग तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है कि श्रंक, सैंक, क्विक इन क्वेरल, सो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपने देखा होगा, रुकिए आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि आगे फिर आगे आपने देखा होगा यहाँ पे ओनामोटाफोइया का प्रयोग किया गया है। ओनामोटाफोइया का अर्थ ये होता है बेटा कि किसी वॉइस को आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा गया था कि जब वो बात करता है तो विसल की आवाज आती है, पाइप की तरह आवाज आती है, तो वहां पे ओनामोटाफोइया है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वहां पे एसाइडेशन का प्रयोग किया गया है। एसाइडेशन का अर्थ ये होता है ना बेटा कि एसाइडेशन में आप फ्रेंच वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हो और कुछ चीजों को बस मतलब मीनिंगलेस होती है वो सारी चीजें, मतलब आप में सब शब्दों से आप मीनिंग तो नहीं खोज पाओगे, लेकिन सेम वही वर्ड से अगर आप बार बार यूज कर रहे हो, जैसे कि सेन टेस्ट, सेन आई, सेन एवरीथिंग, तो ये सेन जो आ रहा है ना वो एक प्रकार से आपका एसाइडेशन ही है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कहा अमित ये, अमित वो, अमित वो, अमित वो, तो ये भी एसाइडेशन ही है।
तो ये जो है ये आपको टिक द मार्क क्वेश्चन में फ्रेम किया जा सकता है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे चैप्टर मैंने कर दिया है खत्म। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज में तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।